दक्षिण पूर्वी एशियाई या हम कहें संपूर्ण एशिया में ही तेज़ी से बदल रहे घटनाक्रम को लेकर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विमर्श के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं। मूलतः इस समय यदि हम ध्यान दें तो रूस के द्वारा भारत, चीन व रूस के बीच त्रिगुट अलायंस पर जोर हो, या अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति उभरता नया अनुराग हो, बांग्लादेश का तेजी के साथ सैन्यीकरण की दिशा में कदम हो, और उसी बांग्लादेश का अब चीन को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका के साथ बढ़ रही नज़दीकियां हों, ये समस्त घटनाक्रम कहीं न कहीं तेज़ी से बदलते हुए दक्षिण पूर्वी एशियाई राजनीति की तरफ इंगित करते हैं, या तेज़ी से बदलते हुए ये घटनाक्रम दक्षिण पूर्वी एशियाई राजनीति और विश्व राजनीति को भी कहीं न कहीं इंगित करते हैं। इस समय आप देखेंगे तो अमेरिका के लिए यूरोप से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया होता जा रहा है। इस समय जो अमेरिका का मूल ध्यान है वह यूरोप के बजाय एशिया ज़्यादा उनके केंद्र में है। यूएस द्वारा पुनः पुराने समीकरणों को ताज़ा करने पर बल दिया जा रहा है, उनको पुनर्जीवित करने पर बल दिया जा रहा है, जो इसी प्रयास का एक हिस्सा दिखाई देता है। यूरोप से इस समय अमेरिका का ध्यान कहीं न कहीं दक्षिण पूर्वी एशिया पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और जिसके केंद्र में पाक, बांग्लादेश के साथ एक नई पारी, अमेरिका की एक नई पारी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। अमेरिका का पूरा ध्यान है कि यूरोप में शांति बरकरार रहे, जिससे वह पूरी तरीके से दक्षिण पूर्वी एशिया में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, और जिसका मूल टारगेट है चीन। आप भी इससे परिचित हैं, हम भी परिचित हैं। भले ही इस समय अमेरिका के द्वारा भारत को लक्षित करते हुए विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हों, विभिन्न प्रकार के उपक्रम किए जा रहे हों, विभिन्न प्रकार की बयानबाजियां की जा रही हों, लेकिन हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो भी थोड़ा बहुत भी भू राजनीति की जानकारी रखते होंगे, उस पर चिंतन करते होंगे, उनको पता है कि ये समस्त अमेरिका के कदम, ये समस्त अमेरिकी उपक्रम केवल और केवल भारत को डराने के लिए हैं, भारत को भयभीत करने के लिए हैं, या भारत को प्रेफराइज करने के लिए हैं, अपने पाले में लाने के लिए, या पाले में ना भी भारत आए तो कम से कम उनका पिछलग्गू बन के कुछ काम करे। मूल टारगेट पर उनके वास्तव में चीन ही तब भी था और अभी भी है, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि भारत भी कुछ है, कोई बहुत इतनी बड़ी शक्ति नहीं। हमारे यहाँ लफाजी करने दीजिए, बयानबाजी करने दीजिए नेताओं को, हम विश्व शक्ति हैं, विश्वगुरु कुछ नहीं, आप अभी हैं। अमेरिका के लिए जो पहली फिरदर्द है विश्व में वह चीन है, और इसको ट्रंप साहब बखूबी समझ रहे हैं। वो भारत के बारे में जो विभिन्न प्रकार के कदम उठा रहे हैं वो तो केवल और केवल भारत को प्रेफराइज करने के लिए हैं, भारत पर दबाव बनाने के लिए हैं। रूस व चीन के विरुद्ध भारत से अमेरिका को चूंकि अभी तक नाउमीदी ही हाथ लगी है, भारत के साथ अमेरिका की नज़दीकियों का जो मूल उपक्रम ही था वह केवल और केवल चाइना को टारगेट करना था। आप जानते हैं कि अमेरिका सहयोग से ज़्यादा सौदेबाजी में यकीन करता है। कुछ यही स्थिति यूरोप वालों की है, और यूरोप और अमेरिकी विदेश नीति में बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक जो है उसके सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि आप अमेरिका का हिस्ट्री आप देख लीजिए तो आप जानते हैं कि ये सब यूरोपीय के द्वारा इनका निर्माण किया गया, तो कुछ अलगाव इनमें नहीं है। तो साफ साफ अमेरिका साझेदारी के बजाय सौदेबाजी पर कहीं ज़्यादा उम्मीद रखता है, कहीं ज़्यादा बल देता है, और अमेरिका को जो है साझेदार की आवश्यकता एक तरफा होती है। जैसे पाकिस्तान को उनके द्वारा सपोर्ट किया गया तो भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया गया, क्योंकि उस समय आज़ादी के समय यदि भारत और चीन को हम देखें तो चीन की तुलना में कुछ स्थितियों में भारत कहीं ज़्यादा प्रबल था। तो उनको भारत जब एक उभरती शक्ति दिखाई दे रही थी और रूस के साथ हमारे अच्छे खासे अलायंस थे, हमारे अच्छे खासे गठजोड़ थे, तो भारत को न्यूट्रलाइज करने के लिए उन्होंने चाइना पाकिस्तान का सहारा लिया।
उसी प्रकार चाइना, जब पाकिस्तान को उन्होंने खूब पाला पोसा, खूब बढ़िया दवा ववा खिलाया, लेकिन वो कुपोषण के शिकार रह गए जीवन भर, तब उनको लगा कि नहीं। और साथ ही साथ फिर दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नवीन शक्ति का उदय हुआ चीन के रूप में। भारत चीन की तुलना में अपने आप को कहीं ना कहीं उस स्थिति में नहीं रख सका, चीन का विश्व शक्ति के रूप में तेजी से उभार हुआ। तो फिर अमेरिका ने जिस प्रकार से शुरुआत में चीन को मदद किया रूस के विरुद्ध चीन का उपयोग करने के लिए, वैसे ही उन्होंने भारत का फिर अभी आप देखेंगे कि 21वीं सदी से धीरे धीरे वो भारत के फेवर में आना शुरू किए। 1998 के बाद धीरे धीरे अमेरिकी राजनीति के केंद्र बिंदु में भारत भी आना शुरू हुआ, और उनका कहीं ना कहीं भारत पर ध्यान दिए जाने के पीछे मूल उपक्रम था चीन को न्यूट्रलाइज करना। जैसे पाकिस्तान से आपने भारत को न्यूट्रलाइज कराया, चीन से आपने रूस पे दबाव बनाया, वैसे आप चाहते थे कि चीन के विरुद्ध भारत आपका एक अलायंस पार्टनर बन के, और भारत के कंधे पर आप बंदूक रखकर आप चीन को टारगेट पे करें। लेकिन भारत ने इसे मंजूर नहीं किया, तो कहीं ना कहीं अमेरिका को भारी नाउम्मीदी भारत से हाथ लगी। अस्तु अब पुनः पाक, बांग्लादेश, कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इन समस्त देशों को साथ लेकर के अब अमेरिका एक नया गठजोड़ बनाने की तरफ, या एक प्रकार से हम कहें पुराने गठजोड़ को पुनः पुनर्जीवित करने की तरफ वो अग्रसर है। कि भैया चलिए ठीक है, हम एक हाथी पाल के क्या करेंगे जब हथिया कुछ सुनने वाली ही नहीं है। उससे बढ़िया कि एक कुत्ता पाले रहे, कम से कम हमारे लिए भौंकेगा तो, और भौंकने में तो लोग माहिर हैं, टुकड़ा फेंकिए भौंकने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे कि बांग्लादेश के द्वारा अभी कल नहीं अभी हालिया कल की घटना है, और न्यूज़ समाचार निकल के सामने आता है कि दक्षिण कोरिया के साथ बांग्लादेश ने 6 उन्नत श्रेणी की सबमरीन यानी पनडुब्बियों की सौदेबाजी की है। आप जानते हैं कि इस समय डिफेंस के क्षेत्र में और सबमरीन निर्माण के क्षेत्र में चाइना भी एक प्रमुख हब बन के, प्रमुख केंद्र बन के उभर रहा है। पाकिस्तान के द्वारा जितनी भी पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, चाइना से अभी तक खरीदी जा रही थी। और बांग्लादेश के द्वारा शुरुआत में चाइना को महत्व देने के बावजूद अगर दक्षिण कोरिया से पनडुब्बियां खरीदी जा रही हैं, टर्की से खरीदी जाती समझ में आता, लेकिन दक्षिण कोरिया से अगर ये खरीदी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं एक नए समीकरण को ये इंगित कर रहा है, और कहीं ना कहीं यह चाइना के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि दक्षिण कोरिया से और चाइना के संबंध स्थिर नहीं हैं, दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। और अगर आप चाइना के विरोधी से डील कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ एक नए बनते हुए समीकरण को ही इंगित कर रहा है, तेजी से बदलते हुए समीकरण को ही ये इंगित कर रहा है। इसको आप सामान्य घटनाक्रम के रूप में नहीं ले सकते हैं। यही कारण है कि रूस के द्वारा भारत और चीन दोनों को ही चेतावनी दी गई है कि भैया अब एशिया में नई समीकरण जन्म ले रहे हैं, आप लोग जो पुराने स्वप्न में सो रहे हैं उससे जागिए, नहीं तो फिर कभी जागने की स्थिति में नहीं होंगे आप। भारत को भी रूस के द्वारा आगाह किया गया है और चाइना को भी आगाह किया गया है। चाइना को आगाह करते हुए कहा गया है कि आपके लिए प्रमुख चुनौती इस समय भारत नहीं है, इस चीज को आप समझिए। अभी नहीं समझे तो कभी समझने की स्थिति में आप नहीं रहेंगे। फिर आपके लिए सबसे बड़ी समस्या अमेरिका है, हमारी और आपकी फाजी समस्या अमेरिका है, ना कि भारत है। भारत अभी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि आपको सामरिक तौर पर बहुत ज्यादा चुनौती आपके सामने पेश कर सके। व्यापारिक तौर पर वो आपके इर्द गिर्द भी कहीं नहीं दिखता, उससे भी आप व्यापार में लाभ की ही स्थिति में हैं। क्यों आप झूठे भारत के पीछे पड़े हैं? बस केवल और केवल एक लालच है हुआ है जमीन का, तो आप जमीन के लालच में कहीं अपना जमीर ही ना खो दें। तो इस प्रकार से रूस के द्वारा चाइना को भी समझाने का प्रयत्न किया गया है। दूसरी तरफ रूस ने भारत को भी बखूबी समझाने का प्रयत्न किया है। रूस ने बाकायदा चीन को समझाया कि भैया जमीन के पीछे तुम लालच में दौड़ते दौड़ते जो विस्तारवाद की तुम्हारी सोच है, ये तुम्हें कहीं इस स्थिति में न पहुंचा दे कि न माया मिले और न राम। क्योंकि आज भारत भी उस स्थिति में नहीं है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा न कर सके। आपको ख्वाब छोड़ दीजिए तो ना आपको जमीनिए मिलेगी, ना आपका जमीन सुरक्षित रहेगा। उधर अमेरिका तुमको निकल जाएगा, इधर तुम भारत को भी अपना दुश्मन बना के बैठे रहोगे। इसीलिए उनके द्वारा त्रिगुट अलायंस की बात की गई है। अब यहाँ पर भारत के लिए फिर एक ध्यान देने जाने की आवश्यकता है कि रूस के द्वारा जो भारत, चीन और रूस
रूस के नेतृत्व में भारत और चीन और रूस के बीच एक त्रिकूट अलायंस की पैरोकारी की जा रही है, गठजोड़ की बात की जा रही है। भारत पर इसका क्या रुख होना चाहिए, तो भी बाद में उस पर भी हम चिंता जो है वो थोड़ा सा उस पर भी चिंतन कर लेंगे, उस पर भी विमर्श कर लेंगे। इसी में अगर आप देखें तो यूएसए के द्वारा पाक और बांग्लादेश के गठजोड़ में एक नए अलायंस का निर्माण किया जा रहा है, या पुराने अलायंस को जीवित किया जा रहा है, पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, जो पाकिस्तान के साथ अपना हुआ करता था अमेरिका का। और कहीं ना कहीं इसका मूल टारगेट ईरान, तालिबान और चीन है। कहीं ना कहीं इस जो है अलायंस के माध्यम से अमेरिका ईरान और मुख्यतः तालिबान को लक्षित करना चाहता है, और साथ ही भारत को दबाव की स्थिति में लाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि जितना ही हम पाकिस्तान को मदद करेंगे उतना ही भारत पर प्रेफर बढ़ता चला जाएगा, जितना ही हम बांग्लादेश को मदद करेंगे उतना ही भारत प्रेफर की स्थिति में आता चला जाएगा। और जब भारत को हम पूरी तरीके से प्रेशर की स्थिति में ले आएंगे, पूरी तरीके से दबाव की स्थिति में ले आएंगे, तब उससे डील करना, तब उससे सौदेबाजी करना आसान हो जाएगा। तत्पश्चात आप कहेंगे सर तालिबान को क्यों जो वो कर रहा है, टारगेट पे ले रहा है, ईरान से उसकी समस्याएं समझ में आती हैं। तो भैया उसका कारण है कि तालिबान से यूएस को निराफा ही हाथ लगी है, जिस प्रकार भारत से यूएस को निराफा हाथ लगी है। आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा जब अफगानिस्तान को छोड़ा गया तो वहाँ पे भारी हथियारों को छोड़ करके अमेरिका वहाँ से भागा, और वो छोड़ने का मूल कारण कुछ लोग बताते हैं कि तालिबान की बहादुरी है। कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है। आप इतने बड़े सक्षम जो है दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं जो अमेरिका के सामने बहादुरी प्रदर्शित कर सके। वो जानबूझ के अमेरिकी सेना के द्वारा, यदि अमेरिकी सेना जो वहाँ से अपने लोगों को बिना किसी जो है कैजुअल्टी के जीवित निकालने में सक्षम थी, तो अपने हथियारों को भी ले जाने में पूरी तरीके से सक्षम थी। इसमें किसी को भी किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मनगढ़ंत चीज़ों पर हमको बहुत ज़्यादा गौर नहीं करना चाहिए। उसमें अमेरिका ने जानबूझ के उन हथियारों को वहाँ पर छोड़ा, और उसका एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय था क्षेत्र में अशांति और आतंक को बढ़ावा देना। किंतु आप जानते हैं कि भैया सत्ता बड़ी बेईमान होती है। जो एक बार सत्ता के मोह में पड़ जाता है ना, उससे कभी दूर नहीं जा पाता है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी आए थे तो शुरुआत में आए कि नहीं आएंगे तो हम तो दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं सबको एक ही झटके में निदान कर देंगे, सबका खात्मा कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि हुआ क्या, एक बार सत्ता में आए तो विभिन्न प्रकार के स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए, विभिन्न प्रकार के स्वार्थों में बंध जाने के बाद कोई भी ऐसा उपक्रम नहीं रहा कि जिस उपक्रम को वो अपनाने से परहेज करें। तो इसी प्रकार जब तालिबान इस समय सत्ता में आ चुका है, उसको सत्ता की लत लग चुकी है, सत्ता का जो है पूरी तरीके से उसको लत जो है खुमार लग चुका है। अब वो उस सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता है। अब तालिबान आतंक के बजाय डिप्लोमेटिक तरीके से अपने हितों को बढ़ावा देना चाहता है, और उसमें आपने देखा होगा कि उसने चीन के साथ भी अपने संबंधों को काफी महत्व दिया है, भारत के साथ भी संबंधों को महत्व दिया, रूस के साथ भी संबंधों को महत्व दे रहा है, और एक संतुलित विदेश नीति का खाका पेश कर रहा है, जो अमेरिका के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। क्योंकि अमेरिका का मतलब क्या था कि भैया ये हथियार हम आपको दे रहे हैं तो इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे खूब आतंक मचाइए, खूब जो है तोड़फोड़ मचाइए, लोग मेरे पीछे पीछे दौड़े, बचाइए बचाइए महोदय, मेरी मदद कीजिए, लोग मेरे यहाँ हथियारों की खरीदारी और ग्राहक बनकर मेरा जो है परिभ्रमण करें, चक्कर लगाएं। लेकिन तालिबान तो ऐसा कुछ कर ही ना रहा है, उल्टे इन देशों के साथ जो अच्छा खासा संबंध स्थापित कर रहा है। और जिस पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं यह पाल के बैठा था, पाकिस्तान की जो तालिबान आएगा और मेरा वो एक प्रकार से छोटे भैया की स्थिति में आतंक को बढ़ावा देने में मदद करेगा, भारत को टारगेट पे लेगा, वो उल्टा आज पाकिस्तान के लिए ही नासूर बन चुका है। तो यह भी अमेरिका के लिए प्रमुख चिंता है, क्योंकि अमेरिका को दिख रहा है कि अब जो है एशिया में संतुलन का चक्र बिगड़ रहा है। अब जो यह कांटा है वह एक तरफ झुक रहा है। पाकिस्तान धीरे धीरे जो है एशिया में अपनी स्थिति को खोता जा रहा है, भारत का तेजी से प्रादुर्भाव हो रहा है, और भारत के सम्मुख पाकिस्तान कहीं दूर दूर तक किसी क्षेत्र में नहीं दिख रहा है। तो पुनः पाकिस्तान को कैसे स्टेबल किया जाए, दक्षिण पूर्वी एशिया में जो है, दक्षिणी एशिया में और पूर्वी एशिया में किस प्रकार से राजनीतिक संतुलन को पुनः जो है बरकरार रखा जाए, ये अमेरिका का मूल उपक्रम है, मूल ध्येय है। अब चूंकि ये तालिबान और ईरान पर अमेरिका को नकेल कसना है, तो उसके लिए पाकिस्तान के साथ गठजोड़ अनिवार्य बन जाता है। और दूसरी चीज आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो है विदेश नीति हो, चाहे घरेलू नीति हो, वो सेना से संचालित होता है। और हमेशा
अमेरिका के साथ जो संबंध रहे हैं वो सेना के लिए सुखद रहे हैं, लेकिन चीन के साथ जो है संबंधों की तुलना में चीन का जो संबंध पाकिस्तान के साथ होता है वो केवल और केवल भारत विरोध पर आधारित होता है और अपने जो है सामरिक के बजाय व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने वाला होता है। और पाकिस्तानी आर्मी को, मिलिट्री को व्यापार से कुछ लेना देना नहीं है, उनको बस इसी चीज़ से लेना देना है कि हमको हथियार मिलता रहे, हम थोड़ा सा अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहें, जिससे कि पाकिस्तानी जनमानस में हमारा जो एक स्थिति है वो बना रहे, हमारे प्रति पाकिस्तानी जनमानस में जो एक विचार है वो विचार बना रहे कि हम दुनिया की सुपर मिलिट्री हैं, हमारे कारण ही पाकिस्तान सुरक्षित है। और जो है एक जानबूझकर आसन्न खतरे को हमेशा पाकिस्तान के सम्मुख बनाया रखा जा सके, जिससे कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको विकास से जुड़ी चीज़ें हों या अन्य जो है सकारात्मक चीज़ें हों, उस सोच से जो है हमेशा वंचित रखा जाए, उनको इसी के इर्द गिर्द घुमा के रखा जाए, टेररिज्म के जो है और बस खाली खाली मार काट के। अब बात उठती है कि भारत के लिए इन सब चीज़ों का क्या रहा है। तो भले ही रूस द्वारा त्रिगुट अलायंस की बात की गई हो, किंतु हमें लगता है कि ना तो हमें इस रूस के आह्वान को नकारना चाहिए और ना ही हमको इसे दिलो दिमाग से स्वीकार ही करना चाहिए। हमें रूस और चीन दोनों के साथ इस समय, रूस तो हमारा पहले अलायंस, इसमें कोई दो राय नहीं, किसी को कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, तो हमें रूस के साथ तो हमारा पहले अलायंस है, लेकिन चीन के साथ भी हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि भैया अगर चीन हमारा नहीं है तो यूएस भी आपका नहीं है। यूएस के द्वारा हमारा जो भी मदद किया जा रहा है वो केवल और केवल चीन को लक्षित करने के लिए किया जा रहा है। हमें केवल और केवल यूएस हमारे कंधे पर बंदूक रख के अपने हितों को पूरा करने आ रहा है, वो हमारा तारनहार वारनहार नहीं है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाइना के साथ भी शांतिपूर्ण अस्तित्व, शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ चाइना के साथ संबंधों को हमको भावनात्मक रिश्ते के साथ ज़्यादा सौदेबाजी के रिश्ते तक सीमित रखना चाहिए, क्योंकि विश्व राजनीति में कोई किसी का जो है रिश्तेदार नहीं होता, कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता है। हमारे विश्व राजनीति में जो है विदेश नीति का मूल आधार आज सहयोग के बजाय सौदेबाजी है, और वहाँ पर येन केन प्रकार सौदेबाजी में लाभ ही जो है महत्वपूर्ण होता है। तो चीन के साथ हमको तो शांति रखनी ही रखनी है, क्योंकि वही हमारे हित में है। साथ ही साथ हमको दक्षिण पूर्व एशिया में, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो जो है छोटे छोटे वियतनाम, फिलीपींस या भी जो भी देश हो, ताइवान हो, हमें इन देशों के साथ भी अपने संबंधों को बरकरार रखना है, भले वो चाइना के विरोधी हैं। क्योंकि आपको पता है चाइना हमारा कभी हितैषी नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका भी हमारा हितैषी नहीं हो सकता है। तो जब दोनों ही दुश्मन हैं तो दोनों के साथ हमें अपने अपने शांतिपूर्ण संबंधों को रखना चाहिए, जिससे कि हम अपना स्वयं का विकास कर सकें और स्वयं स्टेबल हो सकें। दूसरी चीज है कि भारत के द्वारा जो पाकिस्तान और बांग्लादेश गठजोड़ है और अमेरिका के द्वारा जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आपने भी जो है सुना है कि जो है बांग्लादेश के द्वारा 6 सबमरीन दक्षिण कोरिया से खरीदे जा रहे हैं, जो उन्नत श्रेणी के, हमारे कलवारी श्रेणी के सबमरीन के टक्कर के हैं। यदि उन 6 सबमरीनों को मिला दें और पाकिस्तान के 8 सबमरीनों को मिला दें और 2 सबमरीन पहले से ही जो है बांग्लादेश के पास है, तो 16 सबमरीन इस समय इन दोनों देशों के पास हो जाते हैं। और पाकिस्तान के द्वारा 6 सबमरीन और खरीदे जा रहे हैं चीन से, और भारत के पास जो मौजूदा सबमरीन है इस समय 16 सबमरीन है। तो इन्हीं दोनों देशों के पास मिलाकर भारत के समतुल्य जो है नेवी में सबमरीन की संख्या हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारे यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बस पैसे की कमी केवल डिफेंस, शोध और नवाचार में आती है। झुनझुने बांटने के लिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। आईपीएल में खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे हैं। आईपीएल भगदड़ में मरने के लिए जो है उनके पीछे जो है देने के लिए 10-10 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए, जैसे लगता है कारगिल में फतह किए हो। हमारे यहाँ आगरा में भी कल जो है रील बनाते हुए डूबने पर उनके परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख, 5-5 लाख रुपया देने के लिए जो है मुख्यमंत्री साहब महोदय के पास हैं। जैसे लग रहा है कोई कारगिल पता करके आए हो, रील नहीं बना रहे थे, कोई जो है अंतरिक्ष में शोध कर रहे थे, उसमें उन्होंने शहादत दिया हो। झुनझुने बांटने के लिए, रेवड़ियाँ बांटने के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। लेकिन जब डिफेंस की बात आती है तो विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क, इकोनॉमी जो है डामाडोल हो जाएगी। अरे इकोनॉमी तुम क्या करोगे? तुम घरवा में जो है टाइल्स और मार्बल और जो है सोने की चादर बनवा के रख लो, जब चोरवा से तुम्हारा घर सुरक्षित नहीं रहेगा तो तुम उस घरवा को करोगे क्या? तो आज इतना ही, बाकी नए विषय के साथ पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।